हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है और जो एक कमिटमेंट देता है आपको कि चाहे किसी भी तरीके की परिस्थितियां आ जाएं, आप तक क्वालिटी कंटेंट वो हमेशा पहुंचाता रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर्स में हिस्ट्री क्लास 12 का हमारा जो सिलेबस है उसकी तीसरी किताब और उसका भी जो थीम नंबर 13 या फिर चैप्टर नंबर 4 है, गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट, उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़कर ख़त्म किया है। आज का जो सेशन रहेगा, हम लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, जो भी नॉलेज हमने गेन किया, उसके बेसिस पर हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह को सॉल्व करेंगे। इन टोटल हम लोग 50 एमसीक्यूज़ आज के सेशन में लगाने वाले हैं, जो गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट का जो हमारा चैप्टर है उसके ऊपर बेस्ड है। अब इन एमसीक्यूज़ को इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से सेट किया गया है कि वो बच्चे जिन्होंने उन सारे सेशंस को देखा था जिसमें उस पूरे चैप्टर को कवर किया गया है, उनके लिए एक बढ़िया रिवीजन होगा और वो अपने आप को देख पाएंगे, एसेस कर पाएंगे कि अभी उनकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कितनी प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत है। वो बच्चे जिन्होंने पूरे लेक्चर्स अगर नहीं भी देखे हैं तो भी उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जितना उन्होंने पढ़ा था उसमें उनको कितना आता है, और अभी जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया क्योंकि देता चलूंगा एमसीक्यूज के साथ में, तो एक अंडरस्टैंडिंग लगेगी उनको और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक मोटिवेशन भी बनेगा कि वो लोग जाके बचे हुए सेशंस को भी खत्म करें। एंड वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल ही अभी इस चैप्टर को नहीं छुआ है किसी भी परिस्थितिवश या फिर किसी भी कारणवश, आई एम होपफुल कि ये सेशन उनको भी काम आएगा। ना सिर्फ उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि इस चैप्टर में था क्या, इस चैप्टर में क्या कंटेंट पढ़ाया गया है, बट साथ ही साथ वो भी पुशअप होंगे इस चीज़ के लिए, वो भी पंप अप होंगे इस चीज़ के लिए कि वो जाकर इसके सेशंस वगैरह को देखें और इसको पूरा कवर करके फिर अगर एमसीक्यूज़ वगैरह लगाते हैं तो फिर उसके बाद में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो इन टोटल चाहे आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हों, मगर ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, दैट इज समथिंग दैट आई कैन गारंटी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू अबाउट बैटरी ऑफ 50 क्वेश्चंस और 50 एमसीक्यूज़ दैट आर बेस्ड ऑन class 12th history, book number 3rd, chapter number 4th, or you can call it theme number 13, that is गांधी जी and national movement। तो पहला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह की जो उनकी टेक्निक थी, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया था? ऑप्शंस हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड इंग्लैंड। तो हम लोगों को पता है कि गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिस करने के लिए गए थे। वहाँ पर विद इन द मीन टाइम अपनी प्रैक्टिस जमाने के साथ साथ वो वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी थी उसके लीडर भी बन गए और उनके खिलाफ जो अत्याचार वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे थे वहाँ पर उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया। एंड विद इन द मीन टाइम अपनी जो सत्याग्रह की टेक्निक है, जिसमें सत्य, अहिंसा को इम्फेसिस दिया गया है, आत्मशक्ति को इम्फेसिस दिया गया है, सामने वाले से बदला ना लेके उसमें बदलाव लाने की बात को इम्फेसिस दिया गया है, इस टेक्निक को उन्होंने वहाँ पर डेवलप भी किया और वहीं पर सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। तो हमारा जो सवाल है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की ये जो टेक्निक है वो सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल की थी, तो इसका जवाब हिंदुस्तान नहीं है, इसका जवाब साउथ अफ्रीका हो जाएगा, याद रखिएगा। इनफैक्ट यहीं पर जो है जो उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस डेवलप किए, यहीं पर जो उनके कन्विक्शंस और बिलीव्स डेवलप हुए, उन्हीं को उन्होंने आके फिर इंडिया के नेशनल मूवमेंट में अप्लाई किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी बी, साउथ अफ्रीका। चलें अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वॉज द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस। अब हमको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि इनमें से कांग्रेस का मॉडरेट लीडर जो था वो कौन था। तो पहले जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, जिन्होंने लेक्चर्स किए थे उनको तो खैर पता ही है, मगर जिनको नहीं पता उनके लिए, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक, उनके लिए बता रहा हूँ कि गांधी जी जब 1915 में इंडिया वापस लौट कर आए थे, उसके पहले जो आपका कांग्रेस था वो 2 धड़ों में डिवाइडेड था। एक जो धड़ा था या फिर एक जो ग्रुप था उसमें जो लोग थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ में प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट का तरीका लगाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किया जाए और उसकी मदद से धीरे धीरे इनको बदला जाए और उनको अपनी डिमांड्स मानने के लिए एक्सेप्ट किया जाए। इनको हिंदी में कहा जाता था नरम दल या फिर अंग्रेजी में इनको कहा जाता था मॉडरेट्स। इसी का उल्टा एक जो धड़ा था या फिर एक जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ में मिलिटेंट अप्रोच अपनाया जाए, स्ट्राइक्स की जाएँ, आपका हड़तालें की जाएं, इनके सामान का बॉयकॉट किया जाए, इनके जो विदेशी सामान है उनकी होलियां जलाई जाएं इस तरीके से, और इनके साथ में किसी तरीके का कोई कॉपरेशन ना किया जाए और इस तरीके से इन लोगों से जो है लोहा लिया जाए और अल्टीमेटली एक पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल खड़ा किया जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। ये जो सोच रखने वाले लोग थे, इनको इंग्लिश में, कांग्रेस के अंदर इनको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट
और हिंदी में इनको बोला जाता था गरम दल। तो हमको अब ये बताना है कि ये जो 4 नाम दिए गए इनमें से कौन सा जो आपका व्यक्ति है वो मॉडरेट लीडर था या फिर वो नरम दल का लीडर था, हमको ये बताना है। तो जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई की थी, जो लोग मेरे साथ सेशंस देख रहे थे, उनको पता है कि आपके लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जो है इनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर माना जाता है, इनको गरम दल का नेता माना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। गोपाल कृष्ण गोखले जो है दैट इज द राइट आंसर। इसका ऐसा भी एक जवाब दे सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने खुद इनको अपना राजनीतिक गुरु माना है, और ये एक मॉडरेट लीडर थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट विल बी गोपाल कृष्ण गोखले। ही वाज द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस इन चारों में से। लाल बाल पाल जो थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स माने जाते हैं। इनफैक्ट ये थे भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर। चलें, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले राइट ऑप्शन है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं उनका चेहरा है, उनकी तस्वीर है। चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस किस साल और किस महीने में लिया था, ये अब हमको बताना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि गांधी जी ने रूलेट के आपका जो एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में, जलियांवाला बाग जो हो गया उसके भी विरोध में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा लॉन्च किया था, और बाद में फिर खिलाफत वगैरह का जो इशू हो गया था उसको भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब उन्होंने लॉन्च किया उसके बाद में गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरा चौरी, एक छोटा सा गांव है, वहां पर कुछ हिंसा हो गई जिसमें कुछ पुलिस वालों को जलाकर मार दिया गया था। तो उसके विरोध में, उसके प्रोटेस्ट में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन का अपना जो मूवमेंट था उसको वापस ले लिया, ये बोलते हुए कि जब तक आप लोग हिंसा करोगे, जब तक आप एब्सोल्यूट अहिंसा पे नहीं आओगे, तब तक मैं मूवमेंट नहीं करूंगा। और क्योंकि आप लोग हिंसा कर रहे हो मतलब आप लोग अभी तैयार नहीं हो, तो अभी आपको अपने अंदर और आत्मशक्ति लाने की जरूरत है, इसलिए मैं मूवमेंट अपना कॉल ऑफ कर रहा हूं। अब सवाल यह पूछा गया है कि किस साल और किस महीने में यह किया गया था, तो इसका जवाब यह है कि फरवरी 1922 में उन्होंने ये किया था। फरवरी के महीने में चौरा चौरी का इंसिडेंट हुआ था, और इंसिडेंट की फिर जैसे ही खबर फैली उसके बाद में उन्होंने ये कदम उठाया, और ये जो आपका पूरा का पूरा मूवमेंट है इसको फरवरी 1922 में कॉल ऑफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी फरवरी 1922। और अब अगर आप ये स्टेटमेंट कंप्लीट करना चाहें तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट ऐसे होगा कि गांधी जी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। चलें, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीजेंट सत्याग्रह एट बरदोली वाज होल्ड इन, बरदोली में जो पीजेंट सत्याग्रह हुआ था वो किस साल हुआ था, इसका जवाब है 1928। और इसका जिक्र आया था जब हम लोग ये देख रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ करने के बाद में गांधी जी ने ये बोला था कि भाई अब मैं राजनीति में नहीं रहना चाहता, मैं अब सोशल वर्क वगैरह करूंगा, मेरा अब राजनीति से मन उठ गया, मैं अनटचेबिलिटी वगैरह के अबॉलिशन के लिए काम करना चाहता हूं। उसके बाद में 1922 से लेके कुछ वक्त तो खैर वो जेल में भी रहे थे, जेल से निकलने के बाद में फिर उन्होंने सोशल वर्क में काफी काम किया भी था। 1928 आते आते फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने फिर से अपना मन बनाना शुरू किया था कि मैं पॉलिटिक्स में लौट कर आऊंगा, और उसकी 2 वजूहत थी। पहला तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में एजिटेशन हुआ था, उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया, उनको अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह दी। और दूसरा फिर बरदोली का जो पीजेंट सत्याग्रह हुआ था या पीजेंट मूवमेंट हुआ था उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया था और अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, और इस वक्त में वो वापस आने के बारे में सोच रहे थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ी थी। अब क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया कि बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो यहीं से अपने को जवाब मिल जाता है कि 1928 में हुआ था, क्योंकि ये 2 घटनाएं हुई थी जिस वक्त ये सोच रहे थे वापस लौटने के बारे में पॉलिटिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डैश वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट इट्स लाहौर सेशन, कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें उनके प्रेसिडेंट कौन थे, अब हमको यह बताना है। तो कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था और फेमस लाहौर सेशन हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और ये इसलिए भी फेमस है ये पर्टिकुलर लाहौर सेशन क्योंकि इसमें ये डिसाइड हुआ था 1929 में कि अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी से कम किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करेगी, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम किसी और चीज़ पर बात नहीं बन सकती, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को हटाना ही जो है कांग्रेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, अब अंग्रेजों के साथ में किसी भी तरीके का कोई कॉपरेशन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से बोलते हुए इन्होंने अपना लाहौर का सेशन जो है किया था, और इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस वक्त एक रिलेटिवली युवा नेता थे, और इनको प्रेसिडेंट बनाने का मतलब एक सांकेतिक था या फिर प्रतीकात्मक मतलब था, एक सिंबॉलिक मीनिंग था इस बात का कि अब जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो नई पीढ़ी की तरफ में जा रही है। तो ये काफी सारे रीजंस के कारण ये पूरा का पूरा जो लाहौर सेशन है वो काफी ऐतिहासिक है और इसमें से काफी सवाल बनते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू साहब वाज दी कांग्रेस प्रेसिडेंट एट इट्स लाहौर सेशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दांडी मार्च बॉट फॉरवर्ड डैश,
दांडी मार्च जो हुआ था उसके बाद में फिर क्या हुआ, कौन सा मूवमेंट जो है उसके बाद में निकल कर आया था? इसका जवाब है दांडी मार्च के होने के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। गांधी जी ने आपका दांडी की तरफ में यात्रा शुरू करी, वहां पर सॉल्ट लॉ तोड़ा, सॉल्ट लॉ वगैरह तोड़ने के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीडीएम भी बोलते हैं, उसकी शुरुआत हो गई थी और फिर ये अच्छा खासा चला था, बहुत इफेक्टिव हुआ था, अंग्रेजों को काफी परेशानी इसने दी थी। तो दांडी मार्च वगैरह के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था, या दांडी मार्च खत्म करने पे जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ के नमक बनाया था, इमीडिएटली उसके साथ में ये माना जाता है कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। चले अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन डैश। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने किस साल रिजाइन किया था, या फिर किस महीने में और किस साल में रिजाइन किया था? थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। एक नया कानून बनाया गया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जिन लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ उन्हें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बस एक छोटा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। कि एक नया कानून थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह के बाद में बनाया गया था, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस कानून ने यह बोला था कि हम यहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेकर आएंगे, हम लोग यहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेकर आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसको लोगों ने वोट देके चुना है और उसके बाद में वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत 1935 में ये एक्ट आया था और 1937 में इलेक्शंस हुए थे, और उन 1935 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने जो 11 प्रोविंसेस थी, उस वक्त अंग्रेजों का टाइम पे जैसे अपने आज की तारीख में स्टेट्स हैं वैसे प्रोविंसेस हुआ करती थी, या फिर उस वक्त में स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था। तो जो 11 प्रोविंसेस थी, कांग्रेस ने उन 11 में से 8 प्रोविंसेस वगैरह में कंप्लीट मेजॉरिटी हासिल करी थी और यहां पे अपनी सरकार बनाई थी। कब? 1937 में। और उसके बाद में फिर इसको 2 साल तक चलाया था। 2 साल के बाद में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया सितंबर के महीने में, और उसके बाद में फिर अक्टूबर के महीने तक आते आते इन लोगों ने अपना रेजिग्नेशन वगैरह दे दिया था। इन्होंने ये बोला था कि मतलब बात ये हुई थी कि अंग्रेज चाहते थे कि भाई आप हमारा सपोर्ट करिए वर्ल्ड वॉर 2 जो हो गया है इसमें, तो कांग्रेस ये बोल रही थी सपोर्ट तो करेंगे बट बदले में आप भी हमसे वादा करिए कि भाई आप हमको आज़ादी देंगे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में। क्योंकि एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और फ्रीडम ला नहीं रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं होती। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, नो डाउट हम आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं, बट बदले में आपको हमें आज़ादी देने का वादा करना होगा। फिर जब वो वादा करने में कांग्रेस तैयार नहीं हुए तो प्रोटेस्ट में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने अक्टूबर 1939 में रिजाइन कर दिया था, और इसके बाद में फिर काफी सारी चीजें हुई, हमने डिटेल में पढ़ा था। मगर अक्टूबर 1939 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने, वो सरकारें जो कांग्रेस 8 प्रोविंसेस में चला रही थी, वहां पर रिजाइन कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन अक्टूबर 1939। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स इज। अब हमको 4 इवेंट दिए हुए हैं और अब हमको यह बताना है कि भाई ये किस सीक्वेंस में हुए थे, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। इस तरीके से आपको बढ़ते हुए क्रम में इन पर्टिकुलर इवेंट्स वगैरह को जमाना है। देखना है, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो हुआ था 1919 में। चलें अगला, खिलाफत का जो मूवमेंट है वो 1920 में खड़ा हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी ये 1923-1924 के आसपास की बात है, और साइमन कमीशन का अराइवल हुआ था 1928 में। चलें जी, तो अब हम लोग जमाना शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग वो ढूंढ लेते हैं, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले आप वो देख लीजिए जिसमें, वो सारे ऑप्शंस देख लीजिए जिसमें आपका, क्योंकि जलियांवाला बाग सबसे पहले शुरू हुआ है और हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे पहले वो ऑप्शन पकड़ लीजिए जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले आ रहा हो। तो वो सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो इससे डायरेक्ट ही हो जाएगा सॉल्व कि 1 2 3 4 आपका 1919 में ये हुआ, खिलाफत 1920 में, स्वराज पार्टी आपका 1924 में बनी और अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो पहला ऑप्शन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 से शुरुआत हो रही है और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4। पहले जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद आपका स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन एंड अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। ये उसी ऑर्डर में जमे हुए हैं जिस ऑर्डर में ये हुए थे। चले, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब हमको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहले एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1946। चलें,
गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, क्रिप्स मिशन फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। अब अपने को क्या बताना है, ये नहीं बताना कि सही कौन सा है, अपने को ये बताना है कि गलत कौन सा है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका सवाल में पूछा क्या गया। जल्दी जल्दी में बच्चे फिर वो समझते हैं कि करेक्ट पूछा गया होगा तो फिर अपन करेक्ट टिक कर देते हैं, वहां पे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये भी देखते हुए चलना है कि आप जो है क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जो पूछा गया आप कहीं वही चीज कर रहे हैं या उसके उलट में कोई चीज कर रहे हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली है। पहला, मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1946, ये बात गलत है भाई। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है, तो वो तो तब से डिमांड कर रहे थे। 1946 में तो इसके लिए अच्छे खासे दंगे वगैरह हो गए थे। गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, ये बात सही है। क्रिप्स मिशन फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ये बात भी सच है। क्रिप्स को जो मिशन लेके भेजा गया था वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। और क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में ही गांधी जी ने अपना ये क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, पहले क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसके बाद गांधी जी ने बोला कि ठीक है भाई अब हमको क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसके तहत वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है जो हमारा संविधान लिखेगी, जिसके बारे में हम लोगों ने फिर जो अगला चैप्टर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की मेकिंग एंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें बात करनी है। तो 1946 में आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली आती है। सारे ऑप्शन सही हैं, ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। अब क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना है, हमको नॉट करेक्ट बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब हमको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, फिर से हमसे ट्रू नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलें जी पढ़ते हैं। गांधी जी विड्रू फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरा चौरी इंसिडेंट, पहला स्टेटमेंट है। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच एट बीएचयू, दूसरा स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन 1921 एडी, तीसरा स्टेटमेंट है। और चौथा, नेहरू वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द लाहौर सेशन। अपने को क्या बोला गया है कि 4 स्टेटमेंट भाई हम आप लोगों को दे रहे हैं और ये स्टेटमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। आप लोग क्या बताइए, आप लोग ये बताएं कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलें देखते चलते हैं हम। गांधी जी विड्रॉ फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरा चौरी इंसिडेंट, ये बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि चौरा चौरी में वायलेंस हुआ और उसके बाद गांधी जी ने बोला जब तक मेरे देशवासी अपने अंदर अहिंसा को सही मायनों में नहीं बैठाएंगे मैं कोई मूवमेंट नहीं चलाने वाला, मैं मूवमेंट कॉल ऑफ कर रहा हूं। ये बात तो सच है। दूसरा है कि गांधी जी गेव हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच एट बीएचयू, ये बात भी सच है, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे फ्रीडम मूवमेंट जो उस वक्त तक चल रहा था 1915-16 तक, उसकी बखिया उधेड़ के रख दी और बोल दिया कि आप लोग ये सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये नेशनल मूवमेंट जो है सिर्फ एक इलीट फेनोमेनन है, ये तब आप लोग करते हैं जब आपके पास दूसरे काम वगैरह कुछ करने को नहीं होते। और आप जब तक इसमें आपकी जो इंडिया की मेजोरिटी है, जो पीजेंट्स हैं और जो आपके जितने भी वर्कर्स वगैरह, जब तक आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, ये सब बकवास है, सब शोबाजी, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस तरीके की बड़ी एक थंडरस स्पीच उन्होंने, एक बड़ी पाथ ब्रेकिंग स्पीच उन्होंने दी थी आपका लाहौर, आपका जो बीएचयू में पहला सेशन हुआ था उसमें। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। चौथा वाला स्टेटमेंट, नेहरू वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द लाहौर सेशन, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में भी मैंने आप लोगों को बताया, तो ये स्टेटमेंट तो सच है ही, इसमें कुछ कहने के लिए बचता नहीं। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन 1921, ये इसलिए गलत है क्योंकि महात्मा गांधी ने 1922 फरवरी के महीने में अपना मूवमेंट जो है उसको कॉल ऑफ किया था और उसके बाद में इनका अरेस्ट हुआ था। 1921 में तो आपका मूवमेंट चल ही रहा था और अरेस्ट के बाद में फिर 6 साल की सजा हुई थी, जो फिर 2 सालों के अंदर अंदर उसको जो है आपका खत्म करके उनको रिलीज कर दिया गया। तो ये इवेंट कुछ इस तरह से चले थे। 1922 में मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया था और उसके बाद में फिर आपने ये मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के बाद में फिर उसके बाद में आपने अरेस्ट किया गांधी जी को सेडिशन के चार्ज में और उसके बाद में फिर मुकदमा चला। मुकदमे में जज ने 6 साल की सजा सुनाई, बट मजे की बात ये जज ने खुद बोला था कि मुझे आपको, क्योंकि अब मुकदमा है और मुझे सजा देनी है कानून के अनुसार, तो 6 साल की आपको सजा मैं दे रहा हूं सेडिशन के चार्ज में या फिर देशद्रोह के मुकदमे में, मगर अगर आपको सरकार जो है जल्दी छोड़ देती है, जल्दी रिहा कर देती है, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होने वाली है। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। गांधी जी 1922 में अरेस्ट हुए थे, ना कि 1921 में अरेस्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वराज पार्टी 1923-1924 के आसपास बनी है, 1924। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 1931 में हुआ था और ये भी मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ करने का, उसके बाद में ये वो माने थे। तो ये 1924, ये 1931
अराइवल ऑफ साइमन कमीशन ये 1928, और गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था, ये भी आपका 1931 में हुआ था, मगर ये इसके पहले हुआ था। एक स्टार लगा, एक प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इसका मतलब गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बाद में हुई है। अब अपने को इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले आपका स्वराज पार्टी यानी कि ऑप्शन नंबर 1, तो वो सारे ऑप्शन देखना पड़ेंगे जो ऑप्शन नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो यहां पर अपना जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो बहुत दिमाग से खेल गया, उसने सारे के सारे ऑप्शन 1 से शुरू किए हैं। तो ये पता होना कि सबसे पहले स्वराज पार्टी बनी थी, इतने भर से अपना काम नहीं बनेगा, अपने को और भी नॉलेज होना चाहिए। दूसरा देखते हैं सेकंड आपका अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, तो 1 के बाद में आपका 3 हुआ होगा। अब वो वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें 1 के बाद में 3 आ रहा हो, 1 के बाद में 3 इसमें आ रहा है और 1 के बाद में 3 इसमें आ रहा है, यानी कि इस बार भी जो है सही खेल गया अपना क्वेश्चन बनाने वाला। उसने ये सोच, उसको ये पता है कि मतलब उसने इस तरीके से इसको सेट किया है कि आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स पता हो, इस बार से आपका जवाब नहीं बनेगा, मगर आपको और भी कुछ पता होना चाहिए। मगर यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है, आप सिर्फ अपने को ये पता है 1 के बाद में 3 आ रहा है और ऐसे सिर्फ 2 ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर डी कट गया। मतलब यह है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई और गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। अब मैं उन सारे प्यारे बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है 12th में भी हैं, सबको मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी तरीके से आप एलिमिनेशन कर इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि 2 ऑप्शंस एलिमिनेट आपने कर दिए हैं और 2 ऑप्शंस में से अब आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 और 3 के बाद में आपको कोई अंदाजा नहीं है कि क्या सच, इसके बाद के स्टेटमेंट्स में क्या है क्या नहीं है, मगर आपने 1 और 3 की मदद से ये 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। अब 2 ऑप्शंस आपके पास में बचे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। ऐसी परिस्थिति में सही और गलत होने की संभावना बराबर है, तो मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी, स्पेशली जो यूपीएससी के बच्चे हैं जो ये सेशन देख रहे हैं, उनके लिए मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ ना कुछ टिक जरूर कर आना है। चाहे आंख बंद कर भगवान का नाम लेके टिक कर दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो लगा के कर दो, चाहे कुछ भी करके करो, बट कोई एक ऑप्शन इसमें से टिक कर आना है, क्योंकि सही होने और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। अगर ऐसे 5 सवाल या भी अगर बनते हैं जिसमें आप एलिमिनेट कर 2 ऑप्शंस तक पहुंच जाते हैं और 2 में से फिर किसी एक को टिक करना है, तो एक थ्योरी है कि प्रोबेबिलिटी की कि भाई 5 में से कम 2 या 3 सवाल भी अगर आपने सही कर दिए और 2-3 सवाल आपके गलत भी हो जाते हैं, 5 में से अगर 2 सही हो गए 3 गलत हो गए, 3 सही हो गए 2 गलत हो गए, बट इधर वे आपका जो नेट रिजल्ट आएगा नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में भी वो पॉजिटिव निकल कर आएगा, यानी कि आप 1-2 नंबर यहां पे गेन ही करोगे, आप कुछ नुकसान नहीं होगा आपका। इसलिए मेरी सलाह रहेगी हर उस बच्चे को जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में बैठेगा या फिर अदरवाइज भी, कि भाई अगर आप एलिमिनेशन करके 2 स्टेप तक पहुंच जाते हैं कि 2 ऑप्शंस में से कोई एक सही हो सकता है और गलत हो सकता है और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, आप चांस लीजिए, आंख बंद कर लगाइए, बट कुछ ना कुछ टिक कर आइए। खैर यहां पर चांस लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके आगे आपको बता रहा हूं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो 1-3 उसके बाद आपका स्वराज पार्टी बन गई है, साइमन कमीशन आ गया है 1928 में। इसके बाद में आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट, तो पहले तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि 1-3-4-2 1-3-4-2, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1-3-4-2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं भी अंदाजा हो, आंखें बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके भी लगाना हो, लगाकर जरूर आइएगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर किसी तरीके से एलिमिनेशन कर 2 ऑप्शंस आपने हटा दिए हैं और अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है, तो आपने चांस लेना है। मैं इसकी वजह बता रहा हूं, अगर हम लोग यूपीएससी के एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो आपको एक सवाल सॉल्व करने के 2 नंबर मिलते हैं और गलत करने पर आपका 1/3 कट जाता है, यानी 1/3 कट जाएगा 2 का, तो फिर कितना बचेगा आपके पास में 1/3 अगर आपका कटा तो 0.66 नंबर जो है आपके कट रहे हैं। ठीक है जी, चले तो लेट से आपके पास में ऐसे 5 सवाल बनते हैं जिसमें अब ये स्थिति बन जाती है, आपको पता नहीं चल रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अज्यूमिंग कि आपने अक्कड़ बक्कड़ करके भी अगर आपने इसको सॉल्व किया है और उसमें से आपके 2 सवाल सही हो जाते हैं, तो 2 सवाल सही होने का मतलब यह है कि आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपने 4 नंबर गेन कर लिए, और 3 सवाल आपके गलत हो गए, तो 3 सवाल पे आपका 1/3 कट जाना था। ठीक है, 3 सवाल पे आपका 1/3 कट जाना था। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो 3 से 3 कटा, यानी कि आपके 2 नंबर कट जाएंगे। 4 नंबर आपने कमाए थे और 2 नंबर आपके चले गए, यानी कि सम टोटल आपके 2 नंबर का गेन ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बात का। अब किस्मत बहुत खराब और सबके सब गलत हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर आप
कुछ एम वगैरह लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सही होने की संभावना होती है और आप कुछ ना कुछ गेन कर लेते हैं। इतना इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति में आओ तो फिर आपको चांस लेना है, आपको छोड़ना नहीं है। खैर, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, जलियांवाला बाग मसक्कर या मैसेकर, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिगनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। चलें, इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो जलियांवाला बाग मसक्कर हुआ था 1919 में, ठीक है जी। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये 1922 में हुआ है। उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत ये 1920 में हो गई थी और स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई। कई लोग 2024 भी लिखते हैं, तो 23 24 में दोनों ऑप्शंस लेके चल रहा हूं। तो इसके पहले वालों में कोई बोल दे कि पहले 24 लिखा था अब 23 लिख रहे हो। कई लोग 23 भी लेते हैं, कई लोग 24 भी लेते हैं। हम लोग इसमें 23 लेके चलेंगे फिलहाल। तो जलियांवाला बाग 1919, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन 1922, बिगनिंग ऑफ खिलाफत 1920 एंड स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन 1923। अब अपने को इसको जमाना है। चले, 19, 22, 20, 23, तो यानी कि वो ऑप्शन जिसमें ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले आएगा उसके वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यानी कि ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली कट गया क्योंकि ये 3 से शुरू हो रहा है। इसके बाद में आपका खिलाफत मूवमेंट, यानी कि वो वाला ऑप्शन जिसमें 1 के बाद में 3 आएगा वो देख लो। तो 1 के बाद में 3 सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में दिख रहा है, मतलब ये वाला कट गया। अब इसके आगे आपको हवा भी नहीं लगेगी और कौन सा हो सकता है। अगर इसके आगे आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है मगर फिर भी अपन उसी परिस्थिति में पहुंच गए कि या तो बी सही है या फिर सी सही है, मतलब सही होने की संभावना भी 50% है, गलत होने की संभावना भी 50% है। तो आंखें बंद करो और सियावर रामचंद्र की जय बोलो और कोई भी एक ऑप्शन लगा दो। अगर बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो उसके लिए बोल रहा हूं। बट अपने को, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है तो अपने को पता है। मगर जिन लोगों को बिल्कुल इसके बाद अंदाजा नहीं रहता कि अब क्या किया जाए, तो उनके लिए मैं बोलूंगा आंख बंद करके टिक कर आओ, बट कर आओ, क्लियर कट बात है। खैर, तो 1 और 3 के बाद में आपका जलियांवाला बाग हो गया, खिलाफत मूवमेंट की बिगनिंग हो गई। उसके बाद में आपका विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1922 में, तो ये आपका 2, 1, 3 के बाद में 2 वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि 2 ऑप्शन में से कोई एक लगाना है तो आंख बंद कर कोई एक ना एक आपने को टिक करना है, छोड़ना नहीं है। बाकी अपन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतना पढ़ा है, जिन बच्चों ने मेरे साथ लेक्चर्स देखे हैं, मुझे उन पर इतना विश्वास है कि अगर एक बार भी आपने उन लेक्चर्स को देखा है पूरा कंटिन्यूएशन में, तो आपसे ये सवाल बनेगा जरूर। जिन्होंने नहीं देखा है मैं उन लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि भाई जाके सारे लेक्चर्स देख लें और उसके बाद आप लोगों से भी ये सवाल बनेंगे जरूर। ऐसा नहीं हो सकता उनको देखने के बाद कि आप लोग ये क्वेश्चंस ना कर पाए। इतना मुझे अपने पर और आप लोगों पर भरोसा है। चले, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दैट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। In 1931, Congress participated in the first roundtable conference, second roundtable conference, third roundtable conference, पूना पैक्ट। इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। पहली राउंडटेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह में कांग्रेस जो है वो नहीं गई थी। कांग्रेस इसलिए नहीं गई थी क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह चल रहा था। उसके बाद में फिर 1930 के आसपास ये आपका पूरा आरटीसी हुआ था नवंबर वगैरह के महीने में। तो कांग्रेस ने क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और अंग्रेजों को समझ में आ गया जब तक कांग्रेस को नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तब तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए फिर गांधी जी को रिहा किया गया 1931 में, जनवरी के महीने में। फिर वो लोग साथ में बैठे वाइसरॉय के साथ में, पूरा डील वगैरह हुई जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। और उसमें कांग्रेस तैयार हुई कि हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो 1931 में कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट किया था हमारे प्यारे बापू ने या फिर गांधी जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी कि कांग्रेस ने 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, पहली वाली में भी नहीं किया था और थर्ड वाली में भी नहीं किया था, दोनों को बॉयकॉट कर दिया था। सेकंड वाली आरटीसी में ये लोग गए थे। और एक बात और, सेकंड आरटीसी का कोई नतीजा नहीं निकला था, इसमें कुछ निकल कर बाहर नहीं आया था, कुछ कॉन्क्रीट चीज बाहर नहीं आई थी। अगला देखते हैं। द जर्नल हरिजन वॉज पब्लिश्ड बाय, ये जो जर्नल है हरिजन, इसको कौन पब्लिश करता था? तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी इसको पब्लिश करते थे। जब हम लोग उन सारे सोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे जिन सोर्सेस की मदद से हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जाता है या किसी व्यक्ति की या किसी काल की हिस्ट्री को लिखा जाता है, तो उन सोर्सेस में जिक्र आया था लेटर्स का। इन लेटर्स वगैरह के बारे में बातचीत होते होते इस बात का भी जिक्र आया था कि गांधी जी एक मैगजीन निकाला करते थे जिसका नाम था हरिजन, या एक जर्नल निकाला करते थे जिसका नाम था हरिजन। और उसमें ये जो लेटर्स उनको लिखे जाते थे, कई लोग उनको जो लेटर्स लिखते थे उसमें से कई सारे लेटर्स गांधी जी उसमें पब्लिश किया करते थे। तो वहां पर इस पर्टिकुलर मैगजीन का जिक्र आया है कि गांधी जी जो हैं ये मैगजीन आपकी निकाला करते थे और इसमें रेगुलरली उनको आने वाले मेल्स या उनके लेटर्स वगैरह में से कुछ छापा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला देखते हैं।
गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन, बहुत आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। 1915 में लौट कर आए थे, एक साल फिर पूरा इंडिया घूमा था और उसके बाद 1960 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आपका इनॉग्रेशन हो रहा था उसमें अपनी पहली स्पीच दी या फिर पहला पब्लिक अपीयरेंस किया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन जवाब हो जाएगा, सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इन 1915 गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी टू। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को किस चीज की एडवाइस दी थी या किस चीज के लिए एडवाइस किया था? ऑप्शंस हैं, राइट ऑटोबायोग्राफी, टूर इंडिया, डू सोशल वर्क एंड अज्यूम लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो है टूर इंडिया। और ऐसा नहीं है कि टूर इंडिया का मतलब है कि हिंदुस्तान घूमो और मजे करो और फोटो और सेल्फीज खींचो, ऐसा नहीं था। गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने यह बोला था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के पहले तुम्हें हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा कि असली हिंदुस्तान है क्या। तो थर्ड क्लास में ट्रैवल करो, ट्रेन के तहत आपके गरीब और ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनको समझो, उनकी परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बैठाओ। हिंदुस्तान को जब एक बार पूरी तरह से समझ लोगे तभी तुम इसकी लीडरशिप को जो है अज्यूम करने की परिस्थिति में आ पाओगे। तो पूरा एक साल उसके बाद गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया था एंड समझा था हिंदुस्तान एक्चुअल में है कैसा। और उस वक्त की थर्ड क्लास की जो ट्रेन है उनकी स्थिति बहुत भयावह हुआ करती थी, जिसमें इंडियंस एज सच ट्रैवल किया करते थे। उसमें गांधी जी घूमे। तो टूर इंडिया का ये मतलब नहीं कि सैलानी के तौर पर मजे ले रहे थे जिंदगी के और यहाँ पर समझ रहे थे कि कितना बढ़िया माहौल है और अच्छी अच्छी जगहों पर रुक रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट्स में खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का जो ग्रास रूट लेवल है उसको समझने के लिए उन्होंने टूर किया था। और एक आम हिंदुस्तानी जिसके पास जेब में पर्याप्त पैसा नहीं है और बहुत बुरी परिस्थिति में है, लगभग उसी की तरह उन्होंने पूरा हिंदुस्तान घुमा था। तो याद रखिएगा इस बात को। गोपाल कृष्ण गोखले जी की एडवाइस पर 1915 में उन्होंने काम किया था। 1916 फरवरी में जो पहली स्पीच दी है पीएचयू में, उसके पहले तक वो इस तरह से पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू, इसका तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब आप लोगों को दिया ही है कि वायलेंस हो गया था चौरा चौरी में, तो ज्यादा कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण सस्पेंड किया गया था। चले, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। खिलाफत एजिटेटर्स डिमांडेड द रिस्टोरेशन ऑफ पावर ऑफ, ये जो खिलाफत मूवमेंट के करता धरता थे, जो खिलाफत मूवमेंट में पूरा विरोध वगैरह कर रहे थे, ये लोग किसके पावर्स का रिस्टोरेशन डिमांड कर रहे थे वो हमको बताना है। ऑप्शंस है मुगल एम्परर, ऑटोमन रूलर, ब्रिटिश मोनार्क और जर्मन कैसर। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। तुर्की की अपनी पूरी की पूरी खिलाफत हुआ करती थी, जिसको आपका जिसके जो रूलर्स थे उनको ऑटोमन रूलर्स बोला जाता था। ये भाई लोग जो थे वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के खिलाफ लड़े और हार गए। हारने के बाद में फिर जैसा होता है, जीतने वाले ने हारने वाले के साथ में फिर अच्छा व्यवहार तो करना नहीं है। तो तुर्की का जो पूरा ऑटोमन अंपायर था, ब्रिटिश अंपायर ने ये डिसाइड किया कि इनके इस अंपायर को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा और इसके टुकड़े किए जाएंगे। एंड जो आपकी एक्चुअल टर्की है उसके पास में, या जो एक्चुअल तुर्की है उसके पास में बहुत छोटा अमाउंट जो है ये टेरिटरी का वो छोड़ा जाएगा, एक बात। दूसरा बात ये कि जो ऑटोमन रूलर है, जो ये ऑटोमन अंपायर के रूलर था, इसको खलीफा बोला जाता था और खलीफा को मुस्लिम्स जो है वो अपना स्पिरिचुअल रूलर समझते थे। तो वो जो इंडिया में आपके जो खिलाफत रूलर्स हैं, ये या खिलाफत के जो आपके एजिटेटर्स हैं, ये लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश अंपायर जो है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जीत गई है, मगर उसके बाद में भी वो खलीफा के साथ में ज्यादा बुरा व्यवहार ना करे और उसके पास में इतनी टेरिटरी छोड़ी जाए कि वो जो स्पिरिचुअल लीडर का अपना रोल है, उस मुस्लिम्स का, पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके स्पिरिचुअल लीडर का जो रोल है उसको वो अदा कर सके। इस बात को लेकर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो खिलाफत एजिटेटर्स किसके पावर्स की रिस्टोरेशन की डिमांड कर रहे थे? जवाब हो जाएगा ऑटोमन रूलर्स के पावर्स के रिस्टोरेशन की डिमांड कर रहे थे, या फिर टर्किश रूलर जो था, जिस ऑटोमन तुर्क सुल्तान जो था, उसके पावर्स के रिस्टोरेशन की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। द फादर ऑफ अवर नेशन इज, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, महात्मा गांधी जी जो है उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, बच्चे को भी पता है। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है सी। अगला देखते हैं। द सॉल्ट मार्च एंडेड व्हेन महात्मा गांधी रीच्ड दांडी ऑन, ये सॉल्ट मार्च कब खत्म हुआ था? सॉल्ट मार्च तब खत्म हुआ था जब महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए थे। सवाल ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचे थे। इसका जवाब यह है कि महात्मा गांधी ने पहली बात तो ये कि ये जो पूरा का पूरा आपका दांडी मार्च है ये 1930 में किया था और लगभग 3-3.5 हफ्तों के अंदर अंदर उन्होंने करके खत्म किया था। अब मार्च मिड के महीने से उन्होंने ये मोमेंट आपका ये दांडी मार्च शुरू किया है। 1930 में मार्च के मिड के आसपास उन्होंने, मध्य मार्च के आसपास उन्होंने मोमेंट शुरू किया और लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा उन्हें लगे। इसका मतलब यह हुआ कि
अप्रैल के महीने में खत्म हुआ होगा। अब वो ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें अप्रैल 1930 आपको दिख रहा हो, तो अप्रैल 1930 यहां पे आपको दिख रहा है, इसके अलावा किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के नमक तो कानून तोड़ा था और नमक बनाया था, और उस दिन आपका दांडी मार्च जो है वो समाप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी 6 अप्रैल 1930। ऐसे तारीख याद रखने की जरूरत नहीं भी है, मगर थोड़ा सा लॉजिक से आप इसको कर सकते हो कि मार्च मिड के महीने में शुरू किया, 3-3.25 हफ्ते लगे थे इसको खत्म करते करते, पूरा का पूरा मार्च या पूरी की पूरी यात्रा करते हुए। अब अगर मार्च के महीने से शुरू कर रहे हैं और अप्रैल के और 3 हफ्ते लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अप्रैल के महीने में खत्म हुआ होगा। अब अगर यहां पर अप्रैल की डेट्स के साथ में ऑप्शंस दिए होते तब जरूर थोड़ा सा मसला बन जाता, मगर जनरली इस तरीके के ऑप्शंस आते नहीं। तो 6 अप्रैल 1930 को आपका जो है ये खत्म हुआ था, याद रखना है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी लेफ्ट इंडिया फॉर साउथ अफ्रीका इन। महात्मा गांधी इंडिया छोड़ के साउथ अफ्रीका के लिए कब निकले थे, बैरिस्ट्री वगैरह अपनी जमाने और वहां पे करियर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कब गए थे साउथ अफ्रीका, उसके बाद में फिर वो 20 साल बाद लौट कर आए थे। तो जवाब है 1893 में गए थे। 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे कि वहां पे करियर की बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं एक लॉयर के तौर पर या एक अटर्नी के तौर पर। तो अपन देख लेते हैं वहां पे चल के कैसा क्या रहेगा। बाद में फिर सब कर आके आखिरकार 1915 में लौट आए थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1893। अगला, In 1916 the annual session of Indian National Congress was held at। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल सेशन है उसको कहां पर किया गया था? इसका सही जवाब है लखनऊ में किया गया था, और इसको लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में यहां पर समझौता हुआ था कि वो लोग अपनी डिमांड्स वगैरह को साथ में जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। और दूसरा ये कि जो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेट्स हैं, नरम दल और गरम दल वाले, इनके बीच में 1907 में सूरत में का जो सेशन हुआ था उसमें स्प्लिट हो गया था, उसमें कांग्रेस टूट गई थी। तो ये नरम दल और गरम दल वाले 1916 का जो आपका जो ये लखनऊ सेशन है इसमें इनका फिर से ज्वाइनिंग हुई थी, ये लोग सब फिर साथ में इकट्ठे आ गए थे, इसलिए सेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल सेशन है वो लखनऊ में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Why was चरखा chosen as a national symbol? चरखा जो है उसको नेशनल सिंबल के तौर पर क्यों चूज किया गया था? ऑप्शंस हैं सिंबल ऑफ एंगर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड पैट्रियोटिज्म, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया कि भाई आप लोग चरखा चलाया करें दिन में थोड़ा वक्त के लिए, और उससे जो खद्दर वगैरह बनता है, जो खादी बनती है, उसको पहना करें। ये 2-3 बातें बताती है। पहला बात तो ये कि हम अपने कपड़ों के लिए अंग्रेजों पे डिपेंड नहीं करते, या फिर फॉर दैट मैटर एक बड़े पर्सपेक्ट में देखें तो हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। अब एक तो अपनी जरूरतें को हम लोग मिनिमम रखेंगे और मैक्सिमम जरूरतें हम अपनी खुद पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है हमें अंग्रेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, पहला। दूसरा ये कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह आपके अंदर बढ़ाएगा कि आप मैक्सिमम जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं, आपको अंग्रेजों की जरूरत नहीं है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। और जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर बैठाया गया है अंग्रेजों के द्वारा कि अंग्रेज श्रेष्ठ हैं और हमें हर चीज़ में उनकी तरफ देखना है, हमें उनकी ज़रूरत है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ये जो आपके अंदर की हीन भावना है ये निकलेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 24। What was the significance of लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस का जो लाहौर सेशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस था? तो थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था, बताया था आपको कि एक तो पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की, आपसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे, अंग्रेजों के साथ में किसी भी तरीके का कोई समझौता मंजूर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब को प्रेसिडेंट बनाकर एक सिंबॉलिक संदेश दिया गया था कि अब कांग्रेस की लीडरशिप यंग जनरेशन को या नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर की जा रही है। तो हमको बताना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। ऑप्शंस हैं गांधी जी पोस्टपोन्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, अपोज रोलेट एक्ट, सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या कि अब हमें अंग्रेजों के साथ में नहीं रहना, अब हम पूरी आज़ादी लेंगे और अंग्रेजों को यहां से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। अगला देखते हैं, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च विच मूवमेंट? क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च करने का फैसला लिया था? थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है, और जब हमने लेक्चर्स लिए थे तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया भी था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने का फैसला लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 कि भाई क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डैश टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। डिटेल में पढ़ाया है कि जिन्ना ने
डायरेक्ट एक्शन डे जो है उसका कॉल दिया था 16 अगस्त 1946 से कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए और हमें अगर नहीं मिलेगा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक तरीके से तो फिर हम लोग लड़कर लेंगे, और उसके लिए डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया, जिसमें फिर भयानक वायलेंस हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता से फिर वो वायलेंस रूरल बंगाल में फैला, बिहार में फैला, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पंजाब, पंजाब से मद्रास और बाकी जो आपके इलाके थे वहां पर फैला। एंड काफी ज्यादा जो है राइटिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिली थी डायरेक्ट एक्शन डे के रिजल्ट में। तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड की थी टू प्रेस द डिमांड फॉर टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, Which of the following statement regarding महात्मा गांधी is are correct? अब इनको हमको यह बताना है कि महात्मा गांधी के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद में फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहला, he attended the second round table conference. Second, he opposed the demand for separate electorates for lower caste. Third, he returned to India in 1917 after 2 decades. And चौथा, he acknowledged लाला लाजपत राय as his political mentor. हमको सवाल में क्या पूछा गया है, हमको ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोग वो पकड़ लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली पक्का गलत है। तो गांधी जी 1917 में नहीं लौटे थे, गांधी जी 1915 में लौटे थे, तो ये वाला ऑप्शन आपका पक्का गलत है। अब वो सारे ऑप्शन जिसमें ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है आप उसको काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है सी वाले ऑप्शन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में आप सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, वो वाला जिसके बारे में आपको पक्का पता हो कि ये गलत है। ही एक्नॉलेज लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल मेंटर, ये भी गलत है। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटर जो है वो एक्नॉलेज किया था, अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 4 गलत है तो फिर आपका ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब आपके पास में बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, कि या तो ए सही है या फिर डी सही है। फिर से अपन लोग उसी परिस्थिति में पहुंच गए कि सही होने की संभावना भी 50% है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब आप यहां से इसके आगे अगर आपको कुछ अंदाजा नहीं हो तो भी मेरी सलाह जो मैं पहले भी बता चुका हूं डिटेल में, फिर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग भगवान का नाम लेके चाहे तुक्का मारें, चाहे कुछ सोच समझ के तुक्का मारें, चाहे आंख बंद कर तुक्का मारें, मगर कुछ भी करें आपको ये इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। संभावना है कि सही होने के यहां पर सही होने की 50% संभावना है। खैर हम लोग अब सही के अब इतना तो तब करना है जब आपको इसके आगे अंदाजा नहीं हो, बट क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है तो हमको इसके बारे में अंदाजा है। गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, सही बात है, और अगर इतना भी पता है तो इसकी मदद से सॉल्व हो जाएगा। गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ये बिल्कुल सही बात है। और 1 ऑप्शन किस किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ये वाला सही नहीं हो सकता, ये वाला सही हो जाएगा। एंड लास्ट वाला भी देख लेते हैं, ही अपोज द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर लोअर कास्ट, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। मगर अगर आपको सेकंड के बारे में नहीं भी पता है तो 1 से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि गांधी जी अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बात सच है, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है जिसमें 1 आ रहा हो। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, When did महात्मा गांधी मेक हिज मेजर पब्लिक अपीयरेंस? महात्मा गांधी ने अपना मेजर पब्लिक अपीयरेंस सबसे पहला इंडिया में आने के बाद में कब किया था? 1915, 1916, 1917, 1918। कई बार बता चुका हूं, 1916 में ये किया था, डिटेल में हम लोगों ने इसको लेक्चर में भी कवर किया है। अब इतना सेशन भी आप लोगों ने अगर देखा है तो इसका जवाब, भले ही आपने लेक्चर्स ना देखे हो मगर अब तक आ गया होगा कि 1916 में उन्होंने अपना ये अटेंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, A series of प्रजामंडल्स was established to promote nationalistic creed in। एक प्रजामंडल्स करके एक संस्था जो है आपकी इंस्टीट्यूशंस वगैरह की स्थापना की गई थी ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को और नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। कहां पर? मिडिल क्लासेस में, प्रिंसली स्टेट्स में, मर्चेंट कम्युनिटी में, ऑल द अबव। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रिंसली स्टेट्स में नेशनलिज्म और नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने के लिए प्रजामंडल्स की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना है। जो ब्रिटिश अंग्रेज, आपका जो पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था अंग्रेजों के टाइम पर 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक था आपके वो ब्रिटिश प्रोविंसेस जिस पे अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, और दूसरे थे आपके प्रिंसली स्टेट्स जिस पे इनडायरेक्टली रूल करते थे। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल किया करते थे वहां पर इन्होंने अपनी कांग्रेस की कमिटियां वगैरह जो है खोल रखी हैं, कांग्रेस वालों ने अपनी कमिटीज वगैरह खोल रखी थी और डायरेक्टली वो नेशनलिज्म वगैरह के तहत लोगों को जोड़ रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स में ये करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि प्रिंस वगैरह जो थे या जो राजा वगैरह थे जो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, आपको उनकी परमिशन लगती थी और वो लोग जनरली इनको परमिशन देते नहीं थे। तो यहां पर इन लोगों ने फिर प्रजामंडलों की स्थापना करी थी। कांग्रेस की कमिटीज ना बोल के उनको प्रजामंडल बोला था और इनकी मदद से ये लोग यहां पर नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद जो है उसकी भावना को या फिर उसकी अलख को जला रहे थे लोगों के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो सीरीज ऑफ प्रजामंडल एस्टैब्लिश किए गए थे ये आपके प्रिंसली स्टेट्स में नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए इनको जो है किया गया था। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन से साल में हेल्ड की गई थी? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सक्सेसफुल नहीं रही, तो फिर 1931 में दूसरी हुई जिसमें गांधी जी गए, उसके बाद में फिर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो फिर तीसरी हुई थी। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 32, Which of the following was the first mass movement against the British in India? अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो मास मूवमेंट था इंडिया में वो कौन सा था? क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा भाई ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में ये मूवमेंट हुआ था और इसमें पहली बार जनता जो है सड़कों पर बड़ी मात्रा में निकल कर आई और अंग्रेजों का काफी विरोध हुआ था। बंगाल का पार्टीशन वगैरह इन लोगों ने किया था और आपका ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम से बंगाल की प्रोविंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो प्रोविंसेस बना दी थी। जनता ने इसका जबरदस्त विरोध किया, इसके विरोध में काफी बड़ी मात्रा में सड़कों पर निकल कर आए और उसके नतीजे में स्वदेशी मूवमेंट आपका हुआ था। तो पहला मास मूवमेंट अगर आप ये बोलेंगे अंग्रेजों के खिलाफ कब हुआ था, तो इसका जवाब है 1905 में स्वदेशी मूवमेंट। और एक बात याद रखिएगा, गांधी जी इसके लीडर नहीं थे, गांधी जी तब साउथ अफ्रीका में थे। इसके जो मेन लीडर्स रहे हैं कुछ वक्त तक के लिए आपके मॉडरेट्स थे और उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट ने इसकी कमांड संभाली थी। अगला देखते हैं, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गिव अ कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल कौन से साल में दिया था? या तो उसका जवाब हो जाएगा 1942 में दिया था। 1942 में गांधी जी ने बोल दिया था करो या मरो की नीति पर चलेंगे भाई अब, और अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन उसके बाद चालू हुआ। अगला देख लेते हैं, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। भारत में खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया है? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना एंड शमसुद्दीन हुसैन, मौलाना आजाद एंड हसरत मोहानी, कुतुबुद्दीन अहमद एंड मौलाना आजाद। इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। दोनों भाई हुआ करते थे और इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है खिलाफत मूवमेंट, इसको लीड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हु कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। बताने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना। अभी जिन लोगों ने लेक्चर्स किए थे उनको अच्छे से पता है, डिटेल में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया, और जो लोग अभी तक सेशन देख रहे हैं उनको भी अंदाजा लगी गया होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया था। और अभी मैंने इसका जिक्र भी जो है काफी बार किया है, तो अब तक आप लोगों को इसका जवाब पता चली गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। चलें जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग पास अ रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान। अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करते हुए अपना ये जो रेजोल्यूशन है, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, इसको कब पास किया था? तो इसका जवाब है 1940 में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, जिस वक्त आपकी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर चुकी थी और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और कांग्रेस के काफी सारे जो मेन लीडर्स वगैरह थे इनको जेल में डाला जा रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। इस वक्त में मुस्लिम लीग ने एक ये रेजोल्यूशन पास किया कि हमें एक नया देश चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए, हम इंडिया में नहीं रहेंगे। और ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया था ये 23 मार्च 1940 को किया गया था। इसको कई बार पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1940। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, वेयर वॉज गांधीज आश्रम लोकेटेड। गांधी जी का जो आश्रम है वो कहां पर लोकेटेड था? दांडी, चंपारण, खेड़ा, साबरमती। तो इसका जवाब है साबरमती में इनका जो आश्रम था वो लोकेटेड था। खेड़ा में इन्होंने सत्याग्रह किया है, चंपारण में सत्याग्रह किया है, दांडी में तक तो ये मार्च करते हुए गए थे। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साबरमती। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब हमको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नॉट करेक्ट की बात की गई है, करेक्ट की बात नहीं की गई। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया होगा तो उस हिसाब से करने लगते हैं, तो अपने को क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है, ये बात यहां से समझ में आती है। हमको ये बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है, नॉट करेक्ट। क्विट इंडिया वॉज अ जेन्युइनली मास मूवमेंट, पहला स्टेटमेंट। द साइमन कमीशन वाज अपोज्ड एज इट हैड ऑल ब्रिटिश मेंबर्स, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, इन इट्स सेशन हेल्ड इन 1930 इन लाहौर द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। एंड चौथा है, ऑन 16 अगस्त 1946 द मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे। अब हमको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्विट इंडिया एक मास मूवमेंट था, ये बात इसलिए सही है क्योंकि जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट का डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद में गांधी जी और बाकी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद में ये मूवमेंट लीडरलेस हो गया और लगातार जो है लोग सड़कों पे निकल कर आते रहे, अपनी तरफ से वो मोटिवेशन के
तहत वो आते रहे। तो ये ऑब्वियसली बात है, जेन्युइनली एक मास मूवमेंट था। साइमन कमीशन वाज अपोज्ड एज इट हैड ऑल ब्रिटिश मेंबर्स, ये बात भी सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो ये अपना सही आंसर नहीं हो सकता। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया था, ये बात भी सही है, इसलिए ये अपना सही जवाब नहीं हो सकता। एक ही बचता है, इन इट्स सेशन इन 1930 इन लाहौर द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये बात गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि 1929 के सेशन में इन्होंने ये बोला था कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे और 1930 26 जनवरी से हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मगर क्योंकि हमको यही बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, इसलिए हमारे आंसर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर बी और स्टेटमेंट नंबर सी एज सच सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, मगर हमको क्योंकि नॉट करेक्ट बताना है तो ये हमारे सवाल का सही जवाब नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, मगर हमें क्योंकि नॉट करेक्ट बताना है, गलत जो स्टेटमेंट है वही बताना है, तो हमारे सवाल का सही जवाब ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमको इन सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है जो नेशनल मूवमेंट में हुए थे। फिर से इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने करे हुए हैं, तो फिर वही बात आ जाती है, अगर हमको सारे नहीं भी पता है इसमें से कि क्या क्रोनोलॉजी रही है तो भी इनको सॉल्व किया जा सकता है एलिमिनेशन वगैरह लगा के। देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, चंपारण मूवमेंट, महात्मा गांधी विजिट्स नोआखली, पीजेंट मूवमेंट इन बरदोली। तो गांधी इरविन का जो पैक्ट है वो 1931 में हुआ था जनवरी के महीने में। चंपारण का जो मूवमेंट है वो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी नोआखली जो विजिट करने गए थे वो 1947 में गए थे। नोआखली में जो राइट्स हो रहे थे 46-47 के आसपास की बात है, ये बहुत ज्यादा राइट्स वगैरह हुए थे। और बरदोली में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था वो हुआ था 1928 में। अब हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। अब किसी को अगर ये सारे के सारे साल याद ना भी हो तो कम से कम इतना तो ध्यान में रह ही सकता है कि गांधी जी आए इंडिया लौटकर, पूरा 1 साल उन्होंने इंडिया का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। जिसने मेरे लेक्चर्स देखे हैं कम से कम उसको इतना तो पता होगा कि पहला पब्लिक अपीयरेंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया था और उसमें उन्होंने ये बोला था कि ये नेशनल मूवमेंट का जो ये पूरी बात है ये सब बकवास है। जब तक आप इसमें अपने जो सबसे ज्यादा बड़े जो तबका है जिसमें गरीब हैं, शोषित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जब तक आप उनको लेकर नहीं आओगे तब तक राष्ट्रवाद की बात करना, इंडियन नेशनलिज्म, ये सब थोती बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इसमें आपकी जो मेजॉरिटी है इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बातें उन्होंने करी। उसके बाद अपनी जिन बातों को और अपने विचारों को कि हमें किसानों को और मजदूरों को भी नेशनल मूवमेंट में लेकर आना है, इसको अप्लाई करने का जो पहला मोमेंट आया वो आया था चंपारण में। तो कुल मिला के आप इस तरह से कह सकते हो पहला जो उन्होंने छोटा मोटा बड़ा जो भी आप कहना चाहो मूवमेंट जो चालू किया था वो चंपारण में किया था। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपको 1917 नहीं भी पता है तो सबसे पहले जो चीज हुई होगी वो हुई होगी चंपारण। चंपारण यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 से शुरुआत होनी चाहिए। अब इसके आगे अगर आपको कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं है तो आप वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 2 से शुरुआत हो रही है। सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसमें 2 से शुरुआत हो रही है। तो अब अगर उसके आगे आपको नहीं भी पता है तो भी इसके बिना आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। अब अगर एग्जामिनर ने आपको जानबूझ के छेड़ने के लिए किसी दूसरे ऑप्शन में भी अगर 2 डाल दिया होता या फिर 2 से शुरुआत करवाई होती तब आप कम से कम 50-50 की कंडीशन में पहुंच जाते और बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते। तो 50-50 में फिर आप आंख बंद करके भी किसी एक पर टिक करके आइए, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप अगर 50-50 की कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो आपको कम से कम एक को टिक करना चाहिए। खैर 1917 में चंपारण मोमेंट होता है, उसके बाद में आपका बरदोली यानी कि 2 के बाद में 4 आएगा, उसके बाद में आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ यानी कि 1 और उसके बाद में नोआखली के राइट्स 2413। तो 2413 इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन और राइट आंसर। तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे बढ़ते हैं। 39 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको 4 इवेंट्स वगैरह बताए हुए हैं और 4 साल दिए हुए हैं। अब हमको करना यह है कि कौन सा इवेंट कौन से साल में हुआ था उसको मैच करके हमको ऑप्शंस देखने हैं। तो इसमें भी अब जरूरी नहीं है आपको सारे के सारे पता हो, मगर फिर भी जितना आपके पास में नॉलेज है पहले तो हम लोग उसकी मदद से देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और उसके बाद में फिर सारे ऑप्शंस मैच भी करेंगे। जलियांवाला बाग मसक्कर, पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। अब अगर इसमें आप ये देखें तो जनरली 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में लगभग हर व्यक्ति ने सुना होगा। पहला है आपका जलियांवाला बाग मसक्कर और दूसरा है सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इनके बारे में बेसिक आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो है 1 का ये 1919 में हुआ था। तो 1 का
लग जाएगा बी। जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 में हुआ था, तो 1 का ऑप्शन आपका बी आ गया। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे ऑप्शंस ढूंढ लीजिए जिसमें आपको 1 का बी देखने को मिल रहा हो। तो 1 का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट इसकी मदद से सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको दूसरी तरफ से करें कि आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर पता हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 में। फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी। फोर्थ का ऑप्शन सी कहां पर है, तो 3 ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन आपका कट गया। मतलब ये कि फोर्थ का सी अगर आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में शुरू हुआ था, तो इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना उतना आसान नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, आपको कम से कम एक और पता होना चाहिए। तो और फोर्थ का सी, और उसके बाद अगर आपको पता है जलियांवाला बाग की भाई 1 का बी है, तो फिर फोर्थ का सी और 1 का बी सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन निकल कर आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। और इस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये कि अगर 2 बीच के पता नहीं भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से काम करता है, इसकी मदद से आप अब जो अगर पूरे आपको ऑप्शन नहीं भी पता है तो भी आप इसको अगर शांत दिमाग से थोड़ा लॉजिक से करोगे, कुछ आपका स्पेक्युलेटिव गैसिंग वगैरह करोगे, इंटेलेक्चुअल गैसिंग करोगे, तो उसकी मदद से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नाउ अब हम लोग तो खैर सारे के सारे, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था तो हमसे बनना चाहिए, इसलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जलियांवाला बाग मसक्कर हुआ था 1919 में अप्रैल में, तो पहले का आपका आ जाएगा बी। दूसरा आपका पीजेंट मूवमेंट जो खेड़ा में हुआ था वो हुआ था 1918 में, यानी कि 2 का आ जाएगा आपके पास में ए। तीसरा आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, तो थर्ड का आ जाएगा आपके पास में डी। और चौथा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर फोर्थ आपका ये स्टार्ट हुआ था 1939 में, तो इसका आ जाएगा सी। तो इस तरीके से आपके 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4th का सी, ये एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और वही हमारा सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब हमको नेशनल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ इवेंट्स वगैरह बताए गए हैं और या फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट्स बाद में पढ़ूंगा, पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब हमको ये बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। चलें पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। ऑन मार्च 12, 1930 गांधी जी बिगेन हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टुवर्ड्स दांडी। पहला। In 1990, Gandhi ji called for a countrywide campaign against the Rowlatt Act. दूसरा, after the failure of cabinet mission, Mahatma Gandhi decided to launch Quit India movement. अब ये 3 स्टेटमेंट हमको दिए गए और हमको ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इतना अंदाजा तो लगभग सबको होगा कि मार्च के महीने में आप गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, मगर एग्जैक्ट डेट याद हो इसकी मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। जनरली ऐसे डेट्स याद नहीं रहती हैं, तो इस बारे में हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट 12 मार्च को ही किया था, तो इसको हम लोग डालते हैं अभी रिव्यू में, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। 1919 गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट रोलेट एक्ट। ये बात सच है कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट के लिए जो है 1990 में आपका कंट्री वाइड कैंपेन वगैरह शुरू किया था। उसके बाद में फेलियर ऑफ कैबिनेट, आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। कैबिनेट मिशन फेल होने के बाद में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। ये बात गलत है। आपका क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हमको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है। एक स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पक्का नहीं कह सकते क्योंकि हमको जनरली डेट्स याद नहीं रहती हैं, जनरली हम तारीखें याद नहीं रख पाते। इतना याद जनरली सबको रह जाता है कि मार्च के महीने में शुरू हुआ था, अप्रैल के महीने में खत्म हुआ था, मगर इतना याद नहीं रह पाएगा कि वो किस तारीख को एग्जैक्टली हुआ था। तो अब इस बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। 1919 में गांधी जी ने कंट्री वाइड कैंपेन जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ चालू किया था, ये बात सच है। और आप कैबिनेट मिशन के फेल होने पर गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, ये बात गलत है। क्रिप्स मिशन के होने पर लॉन्च किया था। तो पहले हमको करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है। पहले वो ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें आपका, पहले वो ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए जिसमें आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा हो। तो थर्ड ऑप्शन जिसमें दिख रहा होगा वो आपके कटकर अलग हो जाएंगे। सेकंड चला, ये आपका बी ऑप्शन चला गया, आपका सी ऑप्शन चला गया। अब आपके पास में बचते हैं 2 ऑप्शंस यहां से, यानी कि या तो ए भी सही हो सकता है या फिर आपका डी भी सही हो सकता है। अब अगर किसी को डेट याद नहीं भी है तो भी मैं उसको यही बोलूंगा कि इसका आपको चांस लेना है। और बेसिकली सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा, क्योंकि इंडीड 12 मार्च 1930 को ही इन्होंने अपनी जो है यात्रा शुरू करी थी और 6 अप्रैल को जाकर इसको समाप्त किया था। तो डेट अगर नहीं भी पता है तो भी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप भाई जो है 2 में से कोई, अगर ऐसे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके हो तो 2 में से फिर कम से कम किसी एक पे आपको चांस लेना है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको सही कर दोगे। तो इसका अपने को ध्यान रखना है कि ऑप्शन इस तरीके से अगर आप 50-50 की कंडीशन में पहुंचते हो तो आपको चांस लेना है। बाकी जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, 12 मार्च को ही शुरू की थी और 6 अप्रैल को जाकर फिर उन्होंने अपनी यात्रा खत्म की थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 को जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। Given below are 2 statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Assertion:
वी नीड टू बी केयरफुल वाइल इंटरप्रेटिंग गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। हमको जब भी हम लोग कॉलोनियल पीरियड की या जो अंग्रेजों का टाइम पीरियड था उस वक्त की अगर हम लोग गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं और इन रिपोर्ट्स को पढ़कर अगर हम लोग उनका कोई इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं तो वो करते वक्त हमको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी वजह क्या है, रीजन क्या बताया गया है असर्शन का? दे ऑफन रिफ्लेक्ट द फियर एंड एंजाइटीज ऑफ ऑफिशियल हु वर अनेबल टू कंट्रोल अ मूवमेंट एंड वर एंशियस अबाउट इट्स स्प्रेड। कई बार इन रिपोर्ट्स में आपको हकीकत की जगह पे देखने के लिए मिलती है उन ऑफिशियल्स के डर और उनकी एंजाइटी जिन्होंने इन रिपोर्ट्स को लिखा है, जो जिनसे कोई मूवमेंट अगर कंट्रोल नहीं हो रहा था और जो इस बात को लेकर डरे हुए थे, चिंतित थे कि ये मूवमेंट फैल ना जाए, वो इसलिए उसके बारे में रिपोर्ट में जो भी बातें लिख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उस रिपोर्ट से आपको सब कुछ जो है सच्चाई जो है समझ में आए। आपको हो सकता है जो बातें पता चले वो बहुत ज्यादा रियलिटी के करीब ना हो। इस तरीके से एक असर्शन आपको दिया गया है कि हमको जब हम लोग आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमको सावधानी पूर्वक जो है इनका इंटरप्रिटेशन करना है, क्योंकि कई बार इनमें हकीकत की जगह पे उन ऑफिसर्स का डर और उनकी एंजाइटीज लिखी हुई है जिनसे मोमेंट्स कंट्रोल नहीं हो रहे, जो इनके स्प्रेड को लेकर चिंतित हैं और उसके लिए वो रिपोर्ट्स में इन चीजों को जो है आपका प्ले डाउन कर रहे हैं, इनको इस तरह से बता रहे हैं इतनी बड़ी बात नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब ये एक रीजन है और ये असर्शन है और ये इसका रीजन है। हमको ये बताना है इनके बीच के रिलेशनशिप्स वगैरह में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, यानी कि आप जो बात कर रहे हो वो भी सही है और उसके पीछे का जो तर्क या लॉजिक बता रहे हो वो भी सही है, और जो आपका लॉजिक है वो आपकी बात को, आपके तर्क को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इंडीड ये बात सच है कि अगर हम लोग कॉलोनियल रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तो उनको पढ़ते वक्त अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें लिखी हुई हर बात को आप सच नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार किसी ऑफिसर से अगर मसला कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो अपने हायर अथॉरिटीज से, क्योंकि किसी तरीके की लताड़ नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो अपनी जो भी बातचीत अगर या जो भी वो पर्टिकुलर इवेंट के बारे में रिपोर्ट अगर दे रहा है तो उसमें वो जो भी इवेंट वगैरह है उसको प्ले डाउन करके बताएगा कि हम अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, जबकि वो अंदर से डरा हुआ है या उसको ये चिंता है कि मैटर फैल ना जाए। तो इस तरीके से आपको कई बार इन रिपोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि किसने लिखी है, किस माइंडसेट के साथ में लिखी है और इवेंट को वो जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गांधी जी? ऑप्शन है लॉयर, डॉक्टर, पेंटर, सिविल सर्वेंट। इसका जवाब हो जाएगा लॉयर। गांधी जी का जो प्रोफेशन है वो लॉयर का था, वो पेशे से एक वकील थे। इनफैक्ट पहले वो लंदन गए थे वकालत पढ़ने, ये लगभग सबको पता होता है। 4th-5वीं क्लास से ये बात जब गांधी जी के बारे में बच्चों को पढ़ाई जाती है तो सबको अंदाजा रहता है, इतना सबको पता है कि पहले वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए, वहां से बैरिस्टर बनकर आए, बैरिस्ट्री कर आए, कुछ वक्त तक बॉम्बे में रहे, कुछ वक्त तक थोड़ा बहुत कोशिश करी, यहाँ पे प्रैक्टिस उतनी नहीं जमी, तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका चले गए 1893 में। वहां पर 20 साल तक इन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया है, साथ ही साथ फिर वहां पर उनकी लीडरशिप वगैरह डेवलप हुई और उसके बाद इंडिया लौट कर आए और फिर एक फुल टाइम जो है पॉलिटिशियन बन गए। मगर बाय प्रोफेशन अगर आप बात करोगे तो गांधी जी एक वकील हुआ करते थे, एक वकील थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 वर हेल्ड? इनमें से कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंशियल इलेक्शंस जो 1937 के हुए थे वो हुए थे? थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं जिन लोगों को नहीं पता हो। एक कानून आया था, उस कानून के तहत अंग्रेजों ने यह बोला था कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हिंदुस्तान में किसी तरीके की लेकर आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोग वोट डालते हैं और उनके वोट के तहत सरकार चुनकर आती है, उनके लिए काम करती है और उनके प्रति जवाबदेह होती है। अब हमारे देश में इस तरीके की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के नाम पर जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। 11 प्रोविंसेस में ये इलेक्शन हुआ, उसमें से 8 प्रोविंस में आपकी कांग्रेस को मेजोरिटी आई और उसने सरकार बनाई थी और जनता के हित में काम करते हुए पहली बार भारत में प्रांतों में आपको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स देखने के लिए मिली। जिस तरह से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उसी तरह उस वक्त स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनका नाम पड़ा। अब सवाल यह है कि ये प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे 1937 के, ये कौन से कानून, ये एक कानून के तहत हुए थे जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मगर सवाल यह पूछा गया कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए थे? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए थे, 1938, 1925 या 1904? तो इसका सही
जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में जो है ये इलेक्शंस वगैरह करवाए गए थे। 35 में ये कानून आया। इस कानून में अंग्रेजों ने बोला कि हम वादा करते हैं कि हम आपके यहां पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाएंगे, आपके यहां इलेक्शन के तहत सरकारें चुनी जाएंगी। उसी के तहत आपका प्रोविंसेस में इलेक्शन होते हैं 37 में, उसमें कांग्रेस जो है 8 में जीत जाती है 11 में से, और उनमें आपकी सरकार बना के 2 साल वहां पर रूल करती है, उसके बाद में रिजाइन करती है 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही ऑप्शन है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके तहत 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस करवाए गए थे। जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है उनके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड की लग जाए। चलें अगला देखते हैं। Which city was the capital of British in India in 1911? 1911 में इनमें से कौन सा शहर जो है अंग्रेजों का कैपिटल हुआ करता था इंडिया में? ऑप्शंस हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। इसका सही जवाब है कैलकटा। 1911 में कैलकटा से आपका ये जो कैपिटल है उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था, बट 1911 तक आपका जो कैपिटल है वो कलकत्ता में ही था। याद रखिएगा 1911 तक जो है आपका कैपिटल कलकत्ता रहा, 1911 में दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो 45 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। When the Muslim, इनफैक्ट एक बात और बताने वाली है इसमें, कलकत्ता को एक शहर के तौर पर अंग्रेजों ने ही डेवलप किया था। 3 गांव खरीदे थे, उसमें से एक गांव का नाम था आपका एक आपका जो काली घाट करके जो गांव वगैरह हुआ करता था, उसके आसपास फिर इन्होंने अपना पूरा का पूरा वो डेवलप करना शुरू किया है। फोर्ट विलियम्स वगैरह बनाया अपना पूरा किला, और उसके आसपास फिर वो पूरा शहर बनते 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 पूरा कलकत्ता का जो सिटी है आज का वो डेवलप होता चला गया। तो 45 को जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला, When did the Muslim League was established? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और एक बात और, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई है। ढाका का जो नवाब हुआ करता था जिसका नाम था नवाब सलीमुल्लाह, उसने की थी, और उसके साथ में एक दो उसके और जो आपके नवाब वगैरह थे इधर उधर के या छोटे मोटे आपके उसके सपोर्टर्स वगैरह थे, उन्होंने मुस्लिम लीग 1906 में बनाई थी। तो ये भी याद रखने वाली बात है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। ढाका का जो नवाब है नवाब सलीमुल्लाह, उसकी लीडरशिप में इसकी स्थापना की गई थी। तो 46 क्वेश्चन का जवाब जो है 1906 एडी हो जाएगा। अगला, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? अब ये भी मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ऐसे भी बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई खास जोर नहीं आना चाहिए। आखिरी जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं से एक सवाल मैं आप लोगों से और पूछता हूं, हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? 2 सवाल बनते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इसका जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए आपका सही है। इसी को थोड़ा सा और घुमा के पूछ सकते हैं कि आपका पहला गवर्नर जनरल कौन था आजाद भारत का? उसका जवाब बन जाएगा वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 15 अगस्त तक, जब तक आजादी नहीं मिली तब तक उन्होंने वाइसरॉय के तौर पर काम किया। उसके बाद इन्हीं से हम लोगों ने बोला कि हमारा जो आजाद भारत है 15 अगस्त के बाद वाला, 15 अगस्त के बाद वाला, इसके पहले वाइसरॉय के तौर पर भी आप ही एक्ट करो, तो इसके पहले गवर्नर जनरल के तौर पर भी आप ही एक्ट करो। तो हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय और पहला गवर्नर एक आदमी है। इसी को मैं थोड़ा सा आपसे घुमाकर पूछता हूं कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था और पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो क्या जवाब बनेगा? इसका जवाब भी यही बनता है कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया है वो दोनों सेम आदमी थे, और उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग्स। याद रखिएगा 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के खिलाफ, तब आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग्स। 1857 की रिवोल्ट के बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। तब गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग था। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में, और पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो भी लॉर्ड कैनिंग था। और इसी तरह से आखिरी वाइसरॉय ऑफ इंडिया और उसके बाद आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। ये याद रखने वाली बात है। लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। और आपका यहां पे अगर हम आजाद भारत के पहले की बात करें, आखिरी वाइसरॉय ऑफ इंडिया और उसके बाद आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मगर साथ में जो मैंने एक और बताया इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। अगला,
वेयर डिड जलियांवाला बाग मसक्कर टुक प्लेस। अब हमको ये बताना है कि जलियांवाला बाग का जो मसक्कर है ये कहां पर हुआ था। ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है, अमृतसर में ये चीज हुई थी, हमने इसको कई बार देख रखा है, डिटेल में इसके बारे में बात भी की थी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि भाई जलियांवाला बाग मसक्कर जो है अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। डायर ने आके उस दिन अंधाधुंध फायरिंग वगैरह करी और उसमें काफी लोग जो है मारे गए थे। और ये ब्रूटैलिटी जो अंग्रेजों ने की थी, इनफैक्ट कई लोग ये भी मानते हैं कि ये आखिरी पॉइंट था, ये आखिरी धागा था जिसके जो टूट गया, जिसके बाद में अब ये डिसाइड हो गया कि अंग्रेजों को एक न एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। अब इसके बाद में ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं रह पाएंगे, इंडियंस अब इनकी जो गुलामी है या इनकी जो अब सरकार है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगला, On 3rd June 1947 AD, which one of the following plan was declared? 3 जून 1947 को इनमें से कौन सा प्लान डिक्लेयर हुआ था? वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्लान, माउंटबेटन प्लान। तो इसका जो जवाब है वो है माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को डिक्लेयर हुआ था। 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान डिक्लेयर हुआ था, बेसिकली ये हिंदुस्तान के पार्टीशन का प्लान था। इसमें यह बोला गया था कि हिंदुस्तान को आजादी मिलेगी मगर हिंदुस्तान का बंटवारा होगा और दो डोमिनियन बनेंगे, एक बनेगा डोमिनियन ऑफ इंडिया, एक बनेगा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और इसके लिए माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को तैयार किया। जिन्ना को यह बोला कि तुम्हें पाकिस्तान चाहिए, दिलवा रहा हूं, अब मुंह बंद करके बैठ जाओ, इसके आगे तुम कोई और बात और या कोई और बकवास नहीं करोगे। कांग्रेस वालों को इन्होंने यह बोला कि अब किसी भी हालत में बंटवारा या जो पार्टीशन है उसको टाला नहीं जा सकता, तो तुम इसको मान लो पार्टीशन को, मगर मेरी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान को जितना हो सके उतना छोटा बनाया जा सके ताकि हिंदुस्तान की मैक्सिमम यूनिटी या मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है उसको आपका इंश्योर रखा जा सके, उसमें किसी तरीके का कोई मतलब ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये दो बातें कर उसने दोनों को तैयार कर लिया। 3 जून 1947 को ये प्लान आया, इसको माउंटबेटन प्लान बोला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसके ऊपर मान गए। बाद में इसी को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और आपके जो अंग्रेज राजा थे उसने साइन कर दिए। और इसी कानून के तहत ये जो प्लान है, इसी का जो तहत जो कानून बना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसी के तहत में फिर हमको ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और तो माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया था। आपका जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इतना एक्सप्लेनेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने अगर किसी तरीके से भी लेक्चर किसी वजह से नहीं देखे हैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको रहनी चाहिए। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फॉर टुडेज सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू वर्किंग ऑफ विच एक्ट? इनमें से कौन से कानून की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी? तो इसका जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 का, उसके रिव्यू के लिए साइमन कमीशन को स्थापित किया गया था। जिन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं उनके लिए थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, जिन्होंने लेक्चर्स देखे थे उनके लिए छोटा सा एक रिवीजन। एक कानून लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके तहत में हिंदुस्तान को गवर्न करना था। इस कानून के साथ में अंग्रेज सरकार ने यह बोला कि इसको 10 सालों के लिए लागू किया जाएगा और 10 साल तक ये कानून किस तरीके से चला, इसके तहत हिंदुस्तान को कैसे गवर्न किया, उसको देखने के बाद में एक कमीशन की स्थापना होगी। ये कमीशन फिर इस कानून के पूरे वर्किंग जो 10 साल में हुई है उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद में रिकमेंडेशन वगैरह देगा। इन रिकमेंडेशंस में वो ये बताएगा कि इस कानून के तहत में क्या चीजें अच्छी रहीं और उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इस कानून में खामियां हैं और जिनको हमको सुधार करना चाहिए, क्या वो चीजें हैं जिनको हटाना चाहिए और क्या वो चीजें हैं जिनको ऐड करना चाहिए। इन सारी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर फिर हम लोग नया कानून लेकर आएंगे, नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाएंगे जिसके तहत हिंदुस्तान को गवर्न किया जाएगा। सवाल ये पूछा गया था कि कौन से कानून के तहत, कौन से कानून के वर्किंग वगैरह के रिव्यू के लिए ये पूरा का पूरा सारा नाटक किया गया। तो जवाब क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब साइमन कमीशन का जो पूरा लफड़ा है वो भी इसी से रिलेटेड है कि साइमन कमीशन को 10 साल खत्म होने के पहले 1919 अगर था तो कमीशन कायदे से 1929 में स्थापित होना था, मगर सरकार ने कमीशन 1927 में ही बना दिया था और ये 1928 में इंडिया में आ गया। पहली चीज तो ये कि 10 साल पूरे नहीं होने दिए। दूसरा ये कि ये कमीशन वगैरह में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। तो अंग्रेजों ने ये जो किया इसका फिर विरोध इस मारे हुआ कि एक तो 10 साल तुमने पूरे जाने नहीं दिए, पूरी तरह से कानून को 10 साल लागू होने देते, उसके बाद देखते। दूसरी बात ये कि सारे के सारे आपने गोरे इसमें भर रखे हैं, सारे के सारे इसमें ब्रिटिशर्स आपने डाल रखे हैं, एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। हमारे ऊपर जो कानून लागू हुआ है उसके रिव्यू के लिए आपका अंग्रेज आ रहे हैं और उसके बाद उसको मॉडिफाई कर जो नया कानून लागू होगा उसके लिए उसको भी जो है अंग्रेज उसके ऊपर फैसला लेंगे। ये चीज ये मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं है और कानून आप हमारे ऊपर लागू कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज भैया ठीक नहीं है। तो इसके बेसिस पर फिर पूरा का पूरा विरोध वगैरह हुआ था और साइमन कमीशन के खिलाफ जो आपका आंदोलन है जिसमें साइमन गो बैक के नारे लगे थे वो सारी चीजें हुई थी। मगर
ये सारा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए किया गया था। एक बात और, अगला जो कानून आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर नहीं आया था, ये आया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, मगर ये कानून कभी भी इन टोटलिटी लागू नहीं हो पाया। 1946 तक, जब तक आपका देश जो है फाइनली आजाद नहीं हो जाता है तब, या फिर 1947 तक जब तक आपको देश को ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो जाता, तब तक जो फॉर्मल सरकार चल रही थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत चल रही थी, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जीओआई 1935 के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया था, बट इन टोटलिटी वो कानून कभी लागू नहीं हुआ। तो आखिर तक जब तक देश को आजादी नहीं मिली, जिस कानून के तहत देश को गवर्न किया गया है वो है जीओआई 1919, ना कि 1935। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के वो बच्चे जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये पॉइंट काम आ सकता है, ये पूछा गया है क्योंकि कई बार, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आखिर तक 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो लागू नहीं हो पाया था, उसके कुछ प्रावधान लागू हुए थे, बहुत सारे प्रावधान लागू नहीं हो पाए थे। इन टोटलिटी आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो 1946-47 तक आपका जो है चलता रहा, जब तक ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो गया था। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा कि जीओआई 1919, इसके रिव्यू के लिए साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया था। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो सेशन है इसमें हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो तीसरी किताब है उसका जो चौथा चैप्टर है, या फिर इस तरह से कह लें कि जो आपकी थीम नंबर 13 है, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, उसके ऊपर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस की है, बैटरी सॉल्व की है। 50 क्वेश्चंस की उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर बेस्ड 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब वो सारे बच्चे जो यहाँ पर 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, आप अच्छा जा रहे हैं। वो जिनके 40 से कम आ रहे हैं, भाई आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो जो 25 या 30 से क्वेश्चंस कम कर रहे हैं, मेरी सलाह ये रहेगी आप जाके सारे लेक्चर्स एक बार देखें और उसके बाद में इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आई एम प्रीटी श्योर कि आपका स्कोर अच्छे से इंप्रूव होगा। तो किस बच्चे के कितने स्कोर आए हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसने कितना स्कोर किया है और किसको क्या लगता है कि कहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सारे लेक्चर्स देखे हैं वो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए होंगे। जिन बच्चों ने पूरे लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं उनसे भी मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप लोगों जितना पढ़ा है कम से कम उसमें से आपने अच्छा परफॉर्म किया है, और जितना नहीं पढ़ा है कम से कम ये लेक्चर देखने के बाद अब आपके अंदर एक इनफ मोटिवेशन आया होगा कि आप लोग बचा हुआ जाके तैयार करें। और वो बच्चे जिन्होंने किसी वजह से अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनसे भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि जितना आप लोगों को समझ में आया है उसके बाद में शायद आप मोटिवेट हुए होंगे कि जाके बचे हुए लेक्चर्स को देखा जाए और पूरा चैप्टर करने के बाद इस बैटरी को फिर से लगा के ज़्यादा अच्छा स्कोर किया जाए। तो जिसके जितने स्कोर्स आए हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग कहाँ आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी आप मुझे बताइएगा। कोई और डाउट है आपके मन में, किसी तरीके का कोई और सवाल है, वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। मगर मेहनत भैया आप लोग करते रहिए और इंप्रूवमेंट आप करते चले जाइए। ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जितना आपको नॉलेज मिलता जाएगा उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट, उतने ज़्यादा मजबूत और उतने ज़्यादा आप बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नॉलेज में कभी कमी नहीं आने दीजिए। तो इसी नोट पर आई वुड बी कॉलिंग इट द डे। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग जो आपका अगला चैप्टर है हिस्ट्री क्लास 12 की आपकी जो किताब है उसके बारे में हम लोग अपना डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी बातचीत को यहीं पे ख़त्म करता हूं। समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर सारा एजुकेशन आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा कि हमारा कमिटमेंट है, हम कभी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि 2 चैप्टर्स तक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में आपको पे करने की ज़रूरत है। जब आपको सारा का सारा जो सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। NTSC और बाकी सारे ओलंपियाड्स वगैरह का भी आपको यहाँ पे कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड कराया जाता है। तो वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर जो भी क्लास का आपको कंटेंट पढ़ना है, लेट से आपको NTNC, ओलंपियाड या स्टेट बोर्ड्स वगैरह के बारे में कुछ देखना है, कोई क्लास वगैरह का आपको सिलेबस पढ़ना है, उस पर जाके क्लिक करें, उसके सारे कोर्सेज निकल कर आ जाते हैं। सब एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज्ड हैं, ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होगी। जो भी चैप्टर, जो भी लेक्चर, जहाँ से भी पढ़ना चाहें पढ़ते चले जाएं, कोई चार्ज नहीं है, ना कोई हिडन चार्ज है, ना अदरवाइज किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। सब कुछ एक्सक्लूसिवली फ्री है आप लोगों के लिए। तो जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज्ञान का जो ये प्रचार है, ज्ञान का जो प्रसार है, ये करते चले जाएं और जितना हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान संचय करें, एक बेहतर इंसान बने, इस देश की प्रगति में, उन्नति में कंट्रीब्यूट करें और अपने लिए एक बेहतर करियर बनाएं। इसी आशा के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।